हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जीजल्स। मैं हूं वरुण। भारत ने फाइटर जेट इंजन निर्माण में इतिहास रचने का मन बना लिया है। अमेरिकी डिफेंस कंपनियों की सालों की देरी और परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए अब डीआरडीओ की शाखा गैस जीटीआरई ने कावेरी इंजन के एडवांस टेस्ट की घोषणा की है। ये परीक्षण रूस के मॉस्को में इवोल्यूशन IL-76 विमान के साथ 70 घंटे तक कठोर वातावरण में किया जाएगा। 40,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर इंजन की क्षमताओं को परखना इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। ये भारत के लड़ाकू विमान निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। अब अमेरिका और चीन के लिए ये खबर भारी सिरदर्द बनने जा रही है। अमेरिका, जिसने भारत को लंबे समय तक इंजन सप्लाई में देरी कर परेशान किया, अब भारत की इस कामयाबी पर जलने वाला है। वहीं चीन के लिए ये एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि कावेरी इंजन के बाद भारत फाइटर जेट प्रोडक्शन में क्रांति लाने की तैयारी में है। अब भारत न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया के कई देशों को फाइटर जेट एक्सपोर्ट करता दिखेगा। ये भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देश की सेना आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। आने वाले दिनों में भारत का ये कदम पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया की धमक सुनाएगा। पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के रूप में कार्यकाल शुरू किया और जुलाई 2025 में अध्यक्ष बनेगा। अब सोचिए, आतंकवाद का जनक कहे जाने वाला पाकिस्तान, जो दुनिया भर में आतंक फैलाने के लिए बदनाम है, उसे इतने प्रतिष्ठित पद पर बैठाया जा रहा है। यह न केवल संयुक्त राष्ट्र की विफलता को उजागर करता है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक है। क्या यूएनएससी जैसे मंच को ऐसे देशों के हाथों में देना सही है, जो आतंकवाद को संरक्षण देने के लिए कुख्यात है? पाकिस्तान अध्यक्ष बनकर चीन के साथ मिलकर आतंकियों को बचाने और उन्हें मजबूत करने की कोशिश करेगा। भारत में आतंकी हमले बढ़ सकते हैं और कश्मीर पर फर्जी अफवाहें और झूठी तस्वीरें दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने की चालें चलेगा। पाकिस्तान का अध्यक्ष बनना भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए बड़ा खतरा है। ये न केवल कश्मीर पर मुद्दा उठाएगा, बल्कि बांग्लादेश में आतंकवाद को बढ़ावा देने और अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ खुद को पीड़ित दिखाने का नाटक करेगा। ये स्थिति संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े करती है। क्या यूएनएससी को ऐसे देशों के हाथों में देना सही है, या ये संगठन भी अब केवल नाम का बनकर रह गया है? इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी को परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया, जो 1991 के समझौते के तहत हर साल होता है। ये जानकारी नई दिल्ली और इस्लामाबाद के राजनयिक चैनलों के जरिए साझा की गई। सिप्री के अनुसार जून 2024 तक भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। दोनों देश परमाणु शक्ति में लगभग बराबरी पर हैं। ये अभ्यास आपसी विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है, ताकि क्षेत्रीय शांति सुनिश्चित हो सके। बांग्लादेश में आजकल इतिहास को मिटाने और नाम बदलने का खेल तेजी से चल रहा है। ऐसा लगता है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस खुद को सर्वसर्वा साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। 1971 की आज़ादी के संघर्ष में जिन नायकों ने बलिदान दिया, जिनके त्याग और समर्पण ने देश को आज़ाद कराया, आज उनके नाम को इतिहास से मिटाया जा रहा है। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता माना जाता था, अब उनकी जगह जियाउर रहमान को आज़ादी का प्रमुख चेहरा बताया जा रहा है। यहाँ तक कि मुजीब की छवि केवल करेंसी नोट बंद करने और उनकी हत्या की याद में राष्ट्रीय अवकाश को भी रद्द कर दिया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बार बार भारत को चुनौती देने और धमकाने की कोशिश कर रही है। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं। ये केवल भारत बांग्लादेश के रिश्तों को कमजोर करने की चाल नहीं, बल्कि बांग्लादेश के भीतर सामुदायिक सौहार्द को तोड़ने का प्रयास है। ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश एक अंधकारमय दौर की ओर बढ़ रहा है। अगर ये दिशा जारी रही तो आतंकवादी संगठन वहां इतनी मजबूती से जड़ें जमा लेंगे कि देश पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में पहुंच जाएगा। इससे निकलना बांग्लादेश के लिए आसान नहीं होगा। वहीं ईरान ने भारत की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
दरअसल केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में एक नागरिक की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। आरोप है कि पीड़ित ने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर उसे प्रताड़ित किया, जिसके बाद पासपोर्ट वापस पाने के प्रयास में निमिषा ने उसे नशीला इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शव को टुकड़ों में बांटकर पानी के टैंक में फेंका गया। यमन की अदालत और राष्ट्रपति ने इस सजा को बरकरार रखा है। भारत सरकार निमिषा की जान बचाने के लिए यमन से बातचीत कर रही है। इस बीच ईरान ने मानवीय आधार पर मदद का हाथ बढ़ाया है। ईरानी अधिकारी ने कहा कि वो निमिषा को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये भारत ईरान की मजबूत दोस्ती का परिचायक है। ब्रिटिश संसद में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मैल्कम पियर्सन ने कहा, पिछले 25 वर्षों में 2.5 लाख से ज्यादा सफेद ब्रिटिश लड़कियों का मुस्लिम पुरुषों द्वारा बलात्कार किया गया है। ये सुनकर पूरी संसद स्तब्ध रह गई। ग्रूमिंग गैंग्स कमजोर लड़कियों को निशाना बनाते हैं, जिन्हें गिफ्ट्स और प्यार का झांसा देकर फंसाते हैं। लड़कियों को पार्टी में ले जाकर ड्रग्स दिया जाता है और जबरन संबंध बनाए जाते हैं। कई लड़कियां गर्भवती हुई, कुछ का गर्भपात कराया गया, जबकि कुछ ने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इन बच्चों के पिता का नाम अज्ञात रहा। मैल्कम ने कहा कि कई पीड़ित इस्लामोफोबिक कहे जाने के डर से शिकायत नहीं करते। यह मुद्दा ब्रिटेन में बहस का कारण बन चुका है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा स्थित रिजॉर्ट मार-ए-लागो इन दिनों चर्चा का केंद्र बन चुका है। व्हाइट हाउस में शिफ्ट होने से पहले ट्रंप यहीं रहकर अपनी भविष्य की रणनीतियां बना रहे हैं। यह रिजॉर्ट केवल ट्रंप की टीम के सदस्यों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर की मशहूर हस्तियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। ट्रंप ने इसे सोशल मीडिया पर ब्रह्मांड का केंद्र तक कहा है। रिजॉर्ट में हर शाम थीम पार्टियों और संगीत समारोह का आयोजन होता है, जिसमें प्रमुख हस्तियां हिस्सा लेती हैं। मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के सीईओ टिम कुक, गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई, जेफ बेजोस, इजराइल के सारा नेतन्याहू, जापान की अकी आबे और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मैली जैसी हस्तियां यहां देखी गई हैं। ट्रंप का मार-ए-लागो रिजॉर्ट दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव स्थानों में से एक है। इसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस 8.5 करोड़ रुपए है, लेकिन पैसा होने पर भी सभी को मेंबरशिप नहीं मिलती। आवेदकों को बैंक डिटेल, सोशल स्टेटस और फैमिली बैकग्राउंड चेक किया जाता है। 1985 में खरीदे गए इस रिजॉर्ट को ट्रंप ने बेहद आलीशान बनाया। इसमें 128 कमरे, 58 बाथरूम, थिएटर, प्राइवेट क्लब और स्पा जैसी सुविधाएं हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क यहाँ रेगुलर गेस्ट हैं और अक्सर पार्टियों में शामिल होते हैं। उनके बच्चे भी यहाँ आते हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यहाँ डिनर पर बुलाया था। हर साल अमीर लोग इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ को ही ये मिलती है। ट्रंप दिन में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ गोल्फ खेलते हैं और शाम को रिजॉर्ट में मेहमानों से मिलते हैं। न्यू ईयर की पार्टी में भी बड़ी संख्या में हस्तियां शामिल हुई। मार-ए-लागो न केवल ट्रंप की रणनीतिक चर्चाओं का केंद्र है, बल्कि विश्व स्तर पर उनकी लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाने वाला स्थल बन चुका है। 2 जनवरी को लॉस वेगस में डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 7 घायल हुए। ट्रक में पटाखे थे और इसे टूरो ऐप से किराए पर लिया गया था। एलन मस्क ने इसे आतंकवादी कृत्य बताया, जो न्यू ऑरलियंस हमले से जुड़ा हुआ था। न्यू ऑरलियंस में 1 जनवरी की रात एक पिकअप ट्रक ने भीड़ को रौंदा और गोलीबारी की, जिसमें 15 लोग मारे गए और 30 घायल हुए। हमलावर शमसुद्दीन जब्बार आईसिस से प्रेरित था। वो अमेरिकी सेना में काम कर चुका था। FBI ने इसे आतंकी हमला माना। जो बाइडेन ने घटना की निंदा की, जबकि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से बात कर आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्यवाही पर जोर दिया। दोनों घटनाओं के संभावित कनेक्शन की जांच जारी है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।